हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। देखो, एबनॉर्मल कहने का मतलब जो नॉर्मल नहीं हो। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का मतलब कोई कंपाउंड का वो सॉल्यूट के जैसा बिहेव करे या सॉल्वेंट के जैसा। मोलर मास तो उसका फिक्स्ड होता है जो कि उसके फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जो है ना हम लोग डिस्कशन किए हैं पहले, और उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सॉल्यूट का मोलर मास भी हम लोग कैलकुलेट करते थे। जैसे सबसे पहला जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उससे भी किए थे। फॉर्मूला उसके लिए क्या था, तो mb बराबर WA इंटू तो mb इक्वल टू WA बाई MA डिवाइडेड बाई WB इंटू PA नॉट माइनस P बाई PA नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग का पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका। दूसरा फिर हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, उसमें से था mb बराबर kb इंटू WA इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू WB, ऐसा था। उसके बाद फिर तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके लिए मोलर मास का फॉर्मूला क्या था, Kf इंटू WA इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WB। और एक जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का था ना ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे भी हम लोग मोलर मास कैलकुलेट किए थे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था mb इक्वल टू WB इंटू R इंटू T बटे पाई इंटू V, ऐसा। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। अब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो है ना हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास भी निकाल रहे थे। देखो, सॉल्यूट तुम सॉल्यूशन में क्या लिए हो ये तो पता रहेगा, और जब सॉल्यूट पता रहेगा तो उसका मोलर मास भी पता रहेगा, क्योंकि मोलर मास तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लेकिन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट से भी हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो तुम मोलर मास कैलकुलेट किए हो, जाहिर सी बात है कि वह मोलर मास उसके थियोरेटिकल वैल्यू के जितना ही आना चाहिए, तभी हम लोग जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेजरमेंट सही से हो पाया है और उसका मोलर मास जो है एक्यूरेट आया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप सॉल्यूट में लेते हो NaOH, पता है आपको कि NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल। अब यही NaOH का मोलर मास जो है आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हो, चारों में से कोई भी से। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो उस केस में भी इसका वैल्यू इतना ही आना चाहिए, 40 ग्राम पर मोल। तब जानेंगे हम लोग कि एक्सपेरिमेंट सही हुआ है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग ठीक ठाक से किए हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो मोलर मास है NaOH का एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वह 40 ग्राम पर मोल के बराबर तभी आएगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो। नॉर्मल या जनरल कंडीशन में इसका मोलर मास थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आए ही ऐसा जरूरी नहीं है। अभी चारों फॉर्मूला में जरा देखोगे कि मोलर मास और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मोलर मास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वैसे यहाँ मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ये चारों जो है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इस सब में देखो मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, मोलर मास जो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यदि किसी कारणवश आप यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज करते हो या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज करता है तो उस केस में सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज कर जाएगा।
अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है पढ़े हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। ऐसा मतलब यदि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज करता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, और यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जा रहा है तो सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज कर जाएगा। मोलर मास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि ये दोनों को ऐसे मिलाओगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि मोलर मास is directly proportional to, sorry, molar mass is inversely proportional to number of solute particles। ऐसा तो बस हम लोग को ध्यान केवल इतना रखना है कि सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार से सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या में कोई चेंजिंग ना हो, क्योंकि यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या में कोई चेंजिंग आएगा तो उसके चलते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा और फिर उसका मोलर मास भी चेंज कर जाएगा। अभी सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या में कोई चेंजिंग ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन है, सो जरा देखो। कहने का मतलब हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे उस मोलर मास का वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर तभी आएगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो, जब कुछ कंडीशंस सैटिस्फाइड हो। उसमें से पहला कंडीशन हम लोग का क्या है, पहला कंडीशन कि द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। नॉन वोलाटाइल मतलब वह वेपोराइज नहीं करेगा या वाष्पशील होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सो देखो, जैसे मान लो कि किसी सॉल्यूशन में इधर से आप सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हो, मान लो कि उसका 10 पार्टिकल ऐड किए, मान लीजिए तो 10 पार्टिकल हम लोग ऐड किए, तो हम लोग जो थियोरेटिकल वैल्यू जानेंगे मोलर मास का वह कितने पार्टिकल के लिए जानेंगे, 10 पार्टिकल के लिए जानेंगे, क्योंकि शुरू में हम लोग कितना पार्टिकल ऐड किए, 10। अब तुम 10 पार्टिकल सॉल्यूशन में ऐड किए और मान लो कि 10 में से 5 पार्टिकल जो है इसका वेपोराइज कर जाए, तो 5 पार्टिकल जब वेपोराइज कर जाएगा तब तो 5 पार्टिकल आ जाएगा वेपर में, तो सॉल्यूशन में अब कितना पार्टिकल बचा, 5। तो अब जब तुम एक्सपेरिमेंट से मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वह मोलर मास 10 पार्टिकल के लिए नहीं आएगा, बल्कि कितना के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा। जबकि हम लोग थियोरेटिकली कितना के लिए जानेंगे, 10 के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोग ऐड किए हैं वह 10 है। लेकिन चूंकि पार्टिकल्स वोलाटाइल है, वेपोराइज कर गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या जो है चेंज कर जाएगा, और पार्टिकल का संख्या चेंज करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा। तो उस केस में जो उससे मोलर मास कैलकुलेट करोगे उसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। इसलिए लिखे कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब जितना सॉल्यूट तुम इसमें मिलाओगे वो सारा का सारा सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होना चाहिए, वो वेपोराइज नहीं करना चाहिए। दूसरा बात कि जो सॉल्यूट है, द सॉल्यूट should not undergo association और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। और एक ई जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ कि जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो उस सॉल्यूट का एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही उसका डिसोसिएशन होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप 6 पार्टिकल ऐड किए सॉल्यूशन में, वहां जाने के बाद क्या हुआ कि दो पार्टिकल आपस में जुड़ गए। ऐसा कि जो 2 पार्टिकल आपस में जुड़ गया अभी एक सिंगल पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, उसी प्रकार से ये भी आप सिंगल पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा और ये भी सिंगल पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। तो आप ऐड किए थे 6 पार्टिकल, सॉल्यूशन में हुआ 3 पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज किया मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करने का मतलब कि मोलर मास भी चेंज करेगा। ये हुआ एसोसिएशन। यदि डिसोसिएशन हो तो यहाँ भी वही बात है। डिसोसिएशन में मान लो कि आप एक पार्टिकल ऐड किए थे, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये टूट गया ऐसे, तो एक पार्टिकल ऐड किया, सॉल्यूशन में बन गया 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज किया, फिर से वही बात, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, और फिर जो है सो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास भी चेंज करेगा। तीसरा कंडीशन इसके लिए क्या हुआ
कि जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट होना चाहिए। द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, that is the concentration of solution should not be more than 5%, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 5%। 5% करने का मतलब कि 100 ml यदि सॉल्यूशन है तो उसमें से 5 ग्राम ही जो है होना चाहिए सॉल्यूट, उससे ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तब अब बात यहाँ की आखिर सॉल्यूशन डाइल्यूट क्यों होना चाहिए? यदि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या होगा? तो देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है। जैसे मान लो कि जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये सब सॉल्वेंट है तो जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो काफी दूर दूर रहेगा, इस तरह से ऐसा। लेकिन यदि आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हो ऐसा, यदि आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या ज्यादा है, तो इस केस में देखो पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, बहुत सारा पार्टिकल रहेगा, नजदीक में आता है ऐसा। अब जब इसमें पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर है, दो पार्टिकल के बीच यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भरा हुआ है, तो ये दोनों सॉल्यूट पार्टिकल के बीच फर्दर इंटरैक्ट करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसमें क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच इंटरैक्शन हो जाए। मतलब मान लो कि यदि इसमें NaCl है, ये Na+ पार्टिकल है, Cl- है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ भी तो सकता है, Na+ और Cl-। तो ऐसा कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक रहे तब, जैसा यहाँ। लेकिन यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, बीच में सेपरेशन अधिक है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इस केस में इसके बीच इंटरैक्शन नहीं है। तो अभी इंटरैक्शन नहीं है तो ये एक अलग पार्टिकल है, ये अलग है, दो पार्टिकल। और यदि यहाँ ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो एक पार्टिकल हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच फर्दर इंटरैक्शन हो सकता है, और फर्दर इंटरैक्शन होने के चलते नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में चेंज कर जाएगा। और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज किया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, और फिर जो है सॉल्यूट का मोलर मास भी चेंज कर जाएगा, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर उससे। अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये दोनों का अलग अलग केस हम लोग को कंसीडर करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहला केस इसमें लो, इन केस ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन ही ले लो। इन केस ऑफ एसोसिएशन, कि यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा, तो एसोसिएशन होने से क्या होगा? एसोसिएशन होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि n अलग अलग पार्टिकल आप A का ऐड किए, सॉल्यूशन में इसका एसोसिएशन हुआ, और एसोसिएशन होने के बाद ये पूरा एक ही पार्टिकल बन गया। नहीं, यू आर n डिफरेंट पार्टिकल्स, n डिफरेंट पार्टिकल्स, और ये एक सिंगल पार्टिकल है, n पार्टिकल। तो इस केस में इसका एसोसिएशन हो जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ पार्टिकल जब सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाएगा, तो चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा। Therefore, colligative property decreases। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। Therefore, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। मतलब जो नॉर्मल वैल्यू होगा उसके तुलना में उसका मोलर मास ज्यादा आएगा यदि इस केस में कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे तब। और ऐसा क्यों हुआ तो बता दिए, एसोसिएशन होने के चलते, एसोसिएशन होने से पार्टिकल का संख्या सॉल्यूशन में घट गया, पार्टिकल का संख्या घटने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करने से मोलर मास इसका इंक्रीज कर गया।
एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख सकते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो हम लोग बात करें एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का 2 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH, यदि इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है और ये दोनों एसिटिक एसिड आपस में जुड़ जाएगा, होल्ड टू डाइमर। कैसे हुआ, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ऐसा 2 पार्टिकल है और यहां जाने के बाद ये दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ गया, ऐसा। इस तरह से देखो, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस डेल माइनस, बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये देखो हाइड्रोजन। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है कि एसिटिक एसिड का दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, 2 पार्टिकल्स, और यहाँ क्या हुआ कि दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ गया, तो अभी बिहेव करेगा एक पार्टिकल के जैसा, इसको हम लोग बोलेंगे डाइमर। डाइमर मतलब 2 पार्ट आपस में जुड़ गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया। तो हम पार्टिकल सॉल्यूशन में ऐड कितना किए थे, 2, सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 पार्टिकल मिल करके कितना पार्टिकल हो गया, 1, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यदि यहां से हम लोग देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स हाफ, आधा हो गया। शुरू में 2 पार्टिकल था, बाद में 1 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गया। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितना हो जाएगा, हाफ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स हाफ, हाफ मतलब 1/2 हो जाएगा। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा हो जाएगा तो मोलर मास उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, देयरफॉर मोलर मास बिकम्स डबल, हाफ का उल्टा जो है 2 गुना हो गया, ऐसा। मतलब ये एसिटिक एसिड का जो थियोरेटिकल मोलर मास है वो कितना होगा, तो इसमें देखो कार्बन कितना है 2, C2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, कैलकुलेट करो। तो कार्बन का 12 दूना 24 प्लस 4 16 दूना 32, तो 24 4 28 और 32 कितना हुआ 60 ग्राम पर मोल। तो इस 60 ग्राम पर मोल जो मोलर मास है ना एसिटिक एसिड का, वह इसका थियोरेटिकल वैल्यू है। लेकिन जब तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे कैलकुलेट करोगे तो वहां से भी 60 ग्राम पर मोल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा, मोलर मास इसका 2 गुना आएगा, 60 के बदले कितना आएगा 120 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक गलत आ जा रहा है ना, मोलर मास डबल हो जा रहा है। तो मोलर मास डबल क्यों हुआ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा हो गया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा क्यों हुआ था, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गया था एसोसिएशन के चलते। इसलिए बताया कि उसमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि यदि डिसोसिएशन हो जाए, ये तो एसोसिएशन वाला बात हम लोग देख लिए। डिसोसिएशन वाला बात देखें हम लोग, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में एग्जांपल जैसे ले लो KCl का, कि KCl को यदि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो टूटेगा K+ और Cl-, ऐसा अलग अलग टूट जाएगा। तो यहाँ ही है एक पार्टिकल K+ और Cl- आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन टूटने के बाद ये अलग अलग हो गया ना, ये कितना हो गया 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया यहां से बता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ डबल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगा तो मोलर मास क्या होगा, इसका उल्टा, तो मोलर मास जो है इसका आधा हो जाएगा,
डबल मतलब 2, तो इसका उल्टा हाफ मतलब 1/2। तो KCl का जो मोलर मास फार्मूला से निकालोगे तो पोटासियम का 39 प्लस इसका होता है 35.5, तो कितना है 74.5। ऐसा तो इतना ग्राम पर मोल इसका थियोरेटिकल वैल्यू है कि इतना मोलर मास KCl का फार्मूला से है। जब इसको सॉल्यूशन में हम लोग मिलाएंगे मतलब सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बनाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे जब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी इतना ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, इसका आधा आएगा। तो इस 74.5 का आधा कर लो, कितना आएगा 37.25 ग्राम पर मोल। तो ये आधा क्यों आया बता दिए। आधा आने का मतलब हुआ कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल क्यों हुआ था, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया था ड्यू टू डिसोसिएशन। तो सॉल्यूट का या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन, दोनों केस में जो है उसका मोलर मास जो आप कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे वह डिफरेंट आएगा उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से। यदि वहां डिसोसिएशन हो रहा है तो उसका मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा इस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। और यदि वहां डिसोसिएशन होता है तो उस केस में उसका मोलर मास डिक्रीज कर जाएगा। और यह डिक्रीज भी कितना करेगा ये बात भी डिपेंड करता है उसके नेचर पर ही, मतलब सॉल्यूट के नेचर। तो इस तरह से आज हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में डिस्कस किए। एग्जामिनेशन में जो है ना कभी कभी डायरेक्ट नोट्स लिखने या डिफाइन करने आता है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो उसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन के चलते जो उसका मोलर मास चेंज करता है नॉर्मल या थ्योरेटिकल वैल्यू की तुलना में, वही चेंज को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे बताए कि KCl का थ्योरेटिकल मोलर मास था 74.5, आया कितना 37.25 थी। जितना मोलर मास इसका चेंज कर रहा है उस चेंज को हम लोग बोलेंगे उसका एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं हो, तो नॉर्मल था 74.5, आया कितना 37.25। अब एबनॉर्मल मोलर मास में फिर दो डिस्कशन हम लोग किए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कभी कभार ऐसा भी आता है कि सॉल्यूट का जो मोलर मास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट जो हम लोग करते हैं उसका एक्यूरेट वैल्यू आएगा किस कंडीशन में, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो 3 कंडीशन याद रखना है। पहला कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, और तीसरा कि जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो उसका एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन। तो आज यहीं तक, आगे का चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।